हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आइए आइए फटाफट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, यो। तो सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है 2 अक्टूबर और हम भी शुरू कर रहे हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। और आज मैं आप लोगों को स्टडी, मतलब बेसिकली हमारा जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसमें मेन कंटेंट में आने वाले हैं। हम आज बेसिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक चैप्टर करवाऊंगा अर्ली बर्ड बैच में जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर हम तब शुरू करेंगे जब हम थोड़ा बेसिक्स का नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। तो अभी लगभग 3 लेक्चर, आज कल और परसों, लेक्चर 2, 3 एंड 4, तब तक हमारा बेसिक्स चलेगा। और उसके बाद मोस्टली लेक्चर 5 से हम लोग सर्विस कॉस्टिंग शुरू करेंगे। ओके गाइस, फाइन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऋषि, कंचन एंड मंताशा, वंश, पायल, मयंक, अमित, संदीप, नेहल, रौनक, कशिश, लक्ष्य एंड प्रज्वल, पार्थ, हर्ष, कृति, प्रियम, भूमि, आदर्श, दीपक, प्राची, सौम्या, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत स्वागत है। तो लेक्चर 2, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, अर्ली बर्ड बैच फॉर सी इंटरमीडिएट September 25, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आज आपने अपनी नोटबुक अपने पास रखी हुई है और आज आप मेरे साथ चीज़ों को लिखने वाले भी हो, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके छोटे छोटे टर्म्स को समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक्स के जो नोट्स हैं वो भी मैंने गूगल ड्राइव लिंक में शेयर कर दिए थे ऑलरेडी। गूगल ड्राइव की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी डली हुई है और लाइव चैट में भी मैंने पिन करके रखी हुई है। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाली हुई थी गूगल ड्राइव की, जिसमें आपको कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम तीनों का फोल्डर दिखेगा। उसमें आप कॉस्टिंग के फोल्डर के अंदर जाओगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जो मैं पीडीएफ यूज करने वाला हूँ मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये वो पीडीएफ होगी जो मेरी बुक का एक्सट्रैक्ट है, जो हम कॉम्प्रहेंसिव बुक रेगुलर बैच में देते हैं ना, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है। तो ये वाला नोट्स आप वहां से, ये वाला पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने लिंक दी है, ठीक है। लाइव चैट में भी मैंने लिंक को पिन करके रखा हुआ। आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, खुशबू, तरुण, आंचल, माही, अंश, निशांत, सभी का बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मन, त्यागी। तो यह टीम अल्टीमेट सी है जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के हर एक सब्जेक्ट में देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम के दिन तक देते हैं आपको फुल ऑन सपोर्ट। तो हालांकि आप लोग तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देकर आए हो और आपने देखा ही होगा कि कैसे पूरी अल्टीमेट टीम आप लोगों को एग्जाम के दिन तक फुल ऑन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आइए शुरू करेंगे आज के सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ सही आ रहा है एंड यू आर रेडी, फुल्ली मेंटली फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, तो जल्दी से एक बार लाइव चैट में दे दीजिए विक्ट्री साइन सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। आइए सबसे पहले आप लोग नोटबुक में फटाफट एक बार टाइटल डालिए। तो क्या है आज के सेशन का टाइटल? टाइटल है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं। और मैं जो भी चीजें, अच्छा बहुत सिंपल अजम्पशन या बहुत सिंपल फंडा है, आपको मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये हम लिखें या ना लिखें। जो भी चीजें मैं अपनी पेन से लिखूंगा वो आपको लिखनी है, ठीक है। जो भी चीजें मैं राइट डाउन कर रहा हूं वो आपकी नोटबुक में भी लिखा होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आप तो ये पीडीएफ हमको प्रोवाइड करने वाले हो, हम डाउनलोड कर लेंगे, क्यों एफर्ट डालना लिखने में? देखो बेटा, लिखने से ना हमारी मेमोरी उस चीज को रिटेन करने में हेल्प करती है। अगर सिर्फ पढ़ा होता है और एज कंपेयर टू सिर्फ पढ़ के लिखा भी होता है ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में रहती हैं, ज़्यादा जल्दी समझ में भी आती हैं। और खुद का लिखा हुआ जब पढ़ा जाता है ना तो रिवाइज करना भी इजी होता है। इसलिए हमेशा लिखते रहें, लिखने से कतराएं नहीं। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है एवरीवन। चलो जी, रौनक जी अब गाना वाना बाद में गाएंगे, अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में मैं आ चुका हूं। सबसे पहले ना कुछ एकदम ही बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहला कॉस्ट वर्ड। ये जो वर्ड है कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट करके जो शब्द है भाई, कॉस्ट तो आपने सुना ही है।
फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, और इंटरमीडिएट में तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट आ गया। सर ये कॉस्ट का मतलब होता क्या है? कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज, कोई भी बेनिफिट, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आपको उसके बदले में अपनी तरफ से कुछ रिसोर्सेज गिव अप करने पड़ते हैं। सर पैसे जो हम पे करते हैं वो, हाँ वो तो है ही, ज्यादातर तो हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। इट इज नॉट जस्ट द प्राइस पेड। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले ना आप एक बार मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लो जो हमारी बुक में दी हुई है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस। इट इज द इट इज द अमाउंट ऑफ resources given up in exchange of goods और सर्विसेज। ठीक है सर, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। उस एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर वे में समझ पाओगे कि कॉस्ट क्या होती है। यू ओन अ फैक्ट्री, या फिर यू आर फैक्ट्री ओनर, जिसको कि हम प्यार से मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं कि भाई आप जो है, आपका खुद का बिजनेस है कुछ मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है। सो यू आर अ फैक्ट्री ओनर या मैन्युफैक्चरर, एंड you need raw material for production of goods। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, उसके बाद फिर इस एग्जाम्पल को समझाऊं। तो आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, किसके लिए सर? सर हम जो अपना गुड्स बनाते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, ठीक है। सो मटेरियल कैन बी परचेस्ड at rupees 240 per kg, and you need 1000 kg of material in the month। मान लेते कि हम एक महीने की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मंथ की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक पूरे महीने में 1000 किलो मटेरियल आपको लगता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है? कि आपको गुड्स बनाना है, तो गुड्स बनाने के लिए जो आप मटेरियल खरीद के लाते हो, गुड्स बनाने के लिए आप मटेरियल खरीद के लाते हो, तो आपको जितना गुड्स इस बार बनाना है उसके लिए आपको 1000 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और 1 kg मटेरियल 240 रुपीज का आता है। तो जैसे सबसे पहले नेहल ने आंसर दे दिया 2,40,000, दीपक भी वही बोल रहे हैं, पार्थ भी वही बोल रहे हैं, ठीक है, और प्रियम भी, रौनक भी, पांडे जी, कशिश, कृति, वंश, प्राची, कृष, सभी लोग 240 बोल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सब काम इतना आसान होता नहीं जितना दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। आपने चलो कैलकुलेट करके बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी आपसे पूछा नहीं था, क्योंकि मैंने तो अभी क्वेश्चन ही खत्म नहीं किया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के तुम कुछ चीजें सीख जाओगे। अब सुनो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट will be transportation cost will be 12,000 rupees, and unloading will be done by workers in
will be done by 10 workers in 4 hours who will be paid rupees 50 per hour. Find cost of material in the month. अच्छा, मतलब मैं मटेरियल खरीद रहा हूं तो केवल जो मैं मटेरियल के सेलर को या हमारा जो सप्लायर है जिससे मटेरियल खरीदते हैं सिर्फ उसको जो पेमेंट कर रहा हूं वो सफिशिएंट नहीं है बड़े भाई। अच्छा, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है। आपको जब आप मटेरियल खरीदते हो तो जो मटेरियल आपको बेच रहा है जब वो उस ट्रक में मटेरियल भेजेगा तो ट्रक का जो चार्जेस है आपका, हो सकता है मटेरियल दूसरे शहर से आ रहा हो सकता है मटेरियल 100 किलोमीटर दूर से आ रहा हो, तो वहां से लेके आपकी फैक्ट्री तक आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा वो भी कितने रुपए का है? 12,000। वो भी आपकी मटेरियल की कॉस्ट कहलाई। अच्छा, दूसरा, जब मटेरियल आ जाएगा ट्रक से तो ऑटोमेटिकली तो आपके स्टोर में नहीं रख जाएगा, तो आपको वर्कर्स को बुलाना पड़ेगा। वर्कर लोग ट्रक में से सामान उठा उठा के नीचे रखेंगे, आपके स्टोर में जमाएंगे। तो ये पूरा काम करने में 10 लोगों को 4 घंटे लगेंगे। तो जैसे ट्रक आया 4 घंटे के अंदर 10 लोग मिलकर पूरा सामान जमा देंगे। उन 10 वर्कर को हमको 1 घंटे का 50 रुपए देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा पूरा मटेरियल हम खरीद पाएंगे। तो क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वाइड हो रही है? क्या आपका होराइजन थोड़ा बड़ा हो रहा है कि सर हम लोग तो अभी तक ये सोचा करते थे कि कॉस्ट निकालना बड़ा सिंपल है, इतने रुपए का प्राइस है, इतने रुपए का क्वांटिटी है, दोनों इतनी क्वांटिटी इतना प्राइस है, मल्टीप्लाई कर दिया आ गई कॉस्ट। वो तो सिर्फ परचेज वैल्यू आई है, पर मटेरियल की कॉस्ट में परचेज वैल्यू के अलावा और भी खर्चे तुमको इनकर करने पड़ते हैं और वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ही काउंट किए जाते हैं, उसी में क्लासिफाई किए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, तो आइए मैं निकालता हूं यहां पर मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये हेडिंग हो गई। अब ये इस पूरे स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं आप लिख रहा हूं परचेज वैल्यू, जो कि आप सभी ने पहले बताया था परचेज वैल्यू। तो परचेज वैल्यू कैसे निकलेगी सर? 1000 kg ऑफ मटेरियल में खरीद रहा हूं और वो 240 रुपीज पर केजी का। तो 2,40,000, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है आपकी 12,000 रुपीज, क्योंकि हो सकता है 1,000 किलो एक ट्रक में आया हो, ट्रक वाला आपसे 12,000 रुपए लेता है एक ट्रिप का। उसके बाद आप यहां पर लिखोगे अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग समझते हो? ट्रक में से अनलोड करना। तो देखो 10 वर्कर हैं 4 घंटे, तो 40 घंटे इंटू 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना आपको, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। इस तरीके से जब हम तीनों को टोटल कर देंगे 240, 12,000 और 2,000, तो ये आ जाएगा 2,54,000। ये हो गई टोटल। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं बड़े भाई, बताना मुझे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट पर केजी? चलो इसका आंसर निकालो सारे बच्चे। हमको मटेरियल कितने का पड़ा? ओ भाई, परचेज प्राइस 240 की थी, लेकिन मटेरियल तुमको 240 रुपए पर केजी का नहीं पड़ा है। मटेरियल तुमको पड़ा है 2,54,000 रुपीज फॉर 1,000 केजी। मतलब मटेरियल मुझे पड़ा है 254 रुपीज पर केजी का। अच्छा, अब मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, ठीक है। ये स्टेटमेंट सबने लिख लिया, एक बार बताओ, और सबको ये कैलकुलेशन क्लियर एंड डन है? अच्छा, तो हम जब मटेरियल खरीदते हैं तो जो मटेरियल में हमको परचेज वैल्यू का पेमेंट करना पड़ता है, उसके अलावा भी और खर्चे होते हैं, और वो खर्चे भी मटेरियल खरीदने के लिए हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों भाई कितने का पड़ा, क्यों भाई कितने लग गए आपके, सुनो सुनो, बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझो उसको, बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझो। ये आपको कितने का पड़ा, ये इसमें आपके कितने रुपए लग गए, लग गए मतलब लागत।
तो ये मटेरियल खरीदने में मुझे कितने पैसे लग गए, मेरे कितने रिसोर्सेज लग गए, ये सब मिला के हो गया 2,54,000 रुपीज। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कॉस्ट वर्ड को पता हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत। लागत इज अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। कितना लग गया दैट इज लागत, कितने पैसे लगे दैट इज लागत। तो किसी भी चीज को प्रोक्योर करने में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, मान लीजिए आप लोग ना एक दोस्तों के साथ आपने हैंग आउट का प्लान बनाया कि आज हम सभी फ्रेंड्स लोग इवनिंग में साथ में घूमने जाएंगे। तो आप सभी लोग मिलकर सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट में आप सबने मिलकर डिनर किया। मान लो ऐसे 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वहां पर डिनर का बिल आया होगा। उसके बाद आप लोग मूवी में गए होगे, वहां का बिल आया होगा। उसके बाद वहां आपने पॉपकॉर्न लिया होगा, उसका पैसा लगा होगा। फिर आप सभी लोगों ने कैब बुक करके गए थे, आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं था, उसका चार्ज लगा होगा। फिर वापस आए होगे, उसका कैब का चार्ज लगा होगा। आप सभी ने मिलकर इस पूरे सब चीज का टोटल निकाला और 10 लोगों में बांट दिया। ये क्या थी? ये थी आपकी कॉस्ट फॉर द इवनिंग हैंगआउट, पर पर्सन इवनिंग हैंगआउट। मतलब जब भी मैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ये चेक करने की कोशिश करता हूं कि उसको करने में कितने पैसे लग गए, दैट इज द कॉस्ट। समझ रहे हो? नॉट जस्ट द प्राइस। से वो जो 240 की प्राइस लिखी हुई थी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी कॉस्ट है केवल। ठीक है, आपको उससे जुड़ी हुई हर चीज समझनी पड़ेगी। जहां जहां भी आपको कुछ उसके लिए गिव अप करना पड़ रहा है, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12,000 देने पड़ रहे हैं, फिर आपने जो अनलोडिंग करवाई तो आपको अपने लेबर वहां यूज करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ओके एवरीवन। अच्छा, कुछ भी बेटा आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आपको लिखने में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको सुनने में दिक्कत आ रही हो? कोई ऐसी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया करके पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, यहां वहां की बातें मत कीजिए। तो मेरे पास जो टैबलेट है उसमें मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्क्रीन में देख के लिख सकता हूं। उससे आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ सुनिए और स्क्रीन देखिए। मेरा वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो रही है तो। चलो, मतलब ऐसी अननेसेसरी चीज को स्पैम करके पूछ रही हो तुम। चलो, तुमने एक बार मैसेज डाला, अगर मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब समझ जाओ कि तुम्हें उसकी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कुछ ज्यादा अच्छी चीजें सीख रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं लाइफ में। ऐसे इमेच्योर और फालतू के सवालों के आंसर देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बेटा। ठीक है, चलो। नहीं, आपने पूछ लिया ना एक बार, मैंने इग्नोर कर दिया ना, तो मैंने वहां तो आपको रोस्ट नहीं किया था, पर आप फिर से दूसरी बार क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब स्पैमिंग कर रहे हो। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एवरीबॉडी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आई कि कॉस्ट थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, इसमें जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी सर्विस प्रोक्योर करते हो, कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी चीज बेचते हो, तो उन सब चीजों में आपके कितने पैसे लग गए, दैट इज द कॉस्ट। अब थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। आज अगर मान लीजिए एक कंपनी है जो ये बॉटल बनाती है, कंपनी है जो ये प्लास्टिक की बॉटल मैन्युफैक्चर करती है, तो जब वो कंपनी ये पता करेगी कि एक बॉटल उनको कितने रुपए की पड़ी, मान लीजिए ये बॉटल वो 40 रुपीज में बेचते हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉटल उनको बनाने में 40 रुपीज से कम लगे होंगे। पर एग्जैक्टली कितने रुपए लगे इस बॉटल को बनाने में, उसके लिए कंपनी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कंपनी को देखना पड़ेगा कि भाई इस बॉटल को बनाते समय जो प्लास्टिक है वो कितने रुपए का यूज हुआ है, ये जो इसका कैप है, ढक्कन, ये ढक्कन कितने रुपए का पड़ता है, इस बॉटल को सही शेप में लाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको जो हम वेजेस पे कर रहे हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है, जिस जगह पर हमारी फैक्ट्री चल रही है वो एक रेंटल प्रीमाइज है, तो वहां का रेंट हमको क्या पे करना पड़ रहा है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है। इसके अलावा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, हम जिस मशीन को चला रहे हैं उसमें पावर यूज हो रहा है, हो सकता है किसी मशीन में पेट्रोल या डीजल यूज हो रहा है। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड करके, सब कुछ का टोटल करके, और फिर पता किया जाता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो हमको कितने का पड़ा। और जब हमें यह पता चल जाए कि हमें कितने का पड़ा, तब तो हम दूसरे को बेच पाएंगे कि कितनी सेलिंग प्राइस रख पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इसलिए कितने का पड़ा कोई चीज ये जानना बहुत जरूरी है। उस चीज को बनाने में कितने लग गए ये जानना बहुत जरूरी है। अरे लग गए,
अरे लग गए, अरे लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। प्रज्वल बेटा, एक काम करो ना मेरे भाई, एक बार चेक कर लो अपना इंटरनेट। अगर सारे बच्चे, उन सबको अच्छे से वीडियो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो लोग कमेंट्स के रिप्लाई भी कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब हो सकता है तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है बेटा। तुम बोलो तो मैं मेरा इंटरनेट बंद करके फिर से चालू कर दूं तुम्हारे लिए अकेले, पर ये तो कॉमन सेंस के थोड़ा परे हो जाती है ना बात। तो थोड़ा चेक कर लो मेरे भाई, तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, तुम बार बार यहाँ पर लैग का साइन डाल रहे हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, वेरी बैड, ऐसा मत करो यार। मेरे में लैग होगा तो मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। क्या दिक्कत होगी ना मेरे में तो सबको होगी, बात ये है और कुछ नहीं। अगर मेरे में दिक्कत होगी ना तो सिर्फ तुमको नहीं होगी, सबको होगी। चल। फिर भी मैंने चेक कर लिया मेरी तरफ से कि हो सकता है भाई मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो। अभी मैंने देख लिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, नेट सही चल रहा है, एकदम स्मूथ है ना, तो अपने पास आप चेक कर लो। आइए, अब हम लोग कॉस्ट वर्ड को तो समझ गए। अब तुमने ना पिछले एग्जाम्पल में क्या किया, तुमने पिछले एग्जाम्पल में ये कैलकुलेट किया कि परचेज वैल्यू कितनी आ रही है, फिर तुमने बिल्स को देख के ये पता किया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने रुपए की लग रही है, फिर तुमने वर्कर की वेजेस निकाल के चेक किया कि अनलोड करने में तुमको मटेरियल में कितना पैसा लग गया। ये जो पूरा काम तुम कर रहे हो ना, ये तुम कर रहे हो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग। वर्ब का मतलब जानते हो आप लोग, वर्ब, वर्ब मतलब जिसको हम बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब मतलब व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। तो आपने पिछले क्वेश्चन में कुछ किया, क्या किया सर, मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करी। कैलकुलेट का एक फैंसी वर्ड आता है असर्टेनमेंट, तो यू हैव असर्टेन्ड द कॉस्ट, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉस्टिंग। तो आइए दूसरे टर्म को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कॉस्ट जैसे एक नाउन है, वैसे कॉस्टिंग एक वर्ब है, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। सो द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। तो आइए दूसरी टर्म को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली टर्म हमने क्या लिखी, कॉस्ट। अब दूसरी टर्म की बारी है, दूसरी टर्म का नाम है कॉस्टिंग। अच्छा, 254,000 रुपीज जो आया वो कॉस्ट है, पर उस कॉस्ट को निकालना, जो कैलकुलेट किया, उस पूरे टेक्निक और मेथड को बोला जाता है कॉस्टिंग। समझे मेरी बात को, वर्ड्स को समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है सर। तो टेक्निक एंड प्रोसेस of ascertaining the cost is called costing। चलो लिख लो बेटा, और इसको भी CND कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिस प्रोसेस से या जिस टेक्निक से कॉस्ट असर्टेन होती है उसको कहा जाता है कॉस्टिंग। अच्छा, मैं यहां पर ना ब्रैकेट में लिखवा देता हूं असर्टेन वर्ड का मतलब क्या होता है। असर्टेन एक फैंसी वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो असर्टेन मतलब फाइंड आउट करना, निकालना या कैलकुलेट करना। तो असर्टेनिंग का मतलब समझिए ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं ना आपको एक मस्त बात बताता हूं जो एक्चुअली कॉस्टिंग सब्जेक्ट की बात नहीं है, शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, और अगर इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो शायद आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ोगे। क्या आप सभी लोगों ने माइकल पोर्टर का नाम सुना है? माइकल पोर्टर, मतलब ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, ये या तो आपने एमवी सर से पढ़ी होगी या तो आप एमवी सर से पढ़ोगे। माइकल पोर्टर, तो माइकल पोर्टर ने सर कंपटीशन में बने रहने के लिए या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज बताई थी। 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज, कोई बात नहीं, आप कभी ना कभी इस चीज को पढ़ोगे। सो 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हो कि सर वर्ल्ड लेवल पर या नेशनल लेवल पर अगर बिजनेस करना है ना तो सर बहुत कंपटीशन,
कितने लोग इस बात को एग्री करते हो कि सर बिजनेस के अंदर बहुत कंपटीशन, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जबरदस्त कंपटीशन है। लेट से कि आप फैन का ले लो या लाइट्स का ले लो या पीसी का ले लो या मोबाइल फोन्स का ले लो, क्या जबरदस्त कंपटीशन हर चीज। तो अब ऐसे कंपटीशन में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिले। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा आगे निकल पाए, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो उसकी 3 जेनरिक स्ट्रेटजी मिस्टर माइकल पोर्टर ने हमको बताई हैं। 3 जेनरिक स्ट्रेटजी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 1, इसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं, किसी को भी हम बोल सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, आपकी कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए जो दूसरों के पास ना हो और दूसरे बहुत जल्दी उसको कॉपी भी ना कर पाए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपके प्रोडक्ट में वो दम होगा, प्रोडक्ट में वो बात होगी, तो आप अपने कॉम्पिटिटिव से या अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज दूसरी चीज होती है फोकस या नीश। मतलब आप पूरे मार्केट को कैटर करने की कोशिश मत करो, आप मार्केट का सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट उठाओ और उसी को टारगेट करो। जैसे जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, वो लग्जरी ब्रांड्स जानबूझकर अपने प्राइसेस को हाई ही रहने देते हैं। वो कभी भी कम प्राइस में अपनी कोई चीज लाते ही नहीं। ऐसा नहीं वो बना नहीं सकते, बना सकते हैं, पर अगर वो नीचे लेकर आएंगे तो उनका जो लग्जरी सेगमेंट है, उनको ऐसा लगने लगेगा अरे यार ये तो हर हर इंसान के हाथ में होता है, फिर वो नहीं खरीदेंगे उसको। तो आप कुछ ऐसा बनाओ जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट को डील करे, फोकस सर्विस। और तीसरा होता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लोग इसी का यूज करते हैं, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। आप जो बना रहे हो वो दूसरे भी बना रहे हैं, आप जो बेच रहे हो दूसरे भी बेच रहे हैं, लेकिन आपकी फैक्ट्री में इतना एफिशिएंटली काम होता है, आपकी फैक्ट्री में बिल्कुल मिनिमम वेस्टेज होते हैं, आपकी फैक्ट्री में सब लोग एकदम प्रॉपरली काम करते हैं, जिस वजह से आपकी जो कॉस्ट है ना वो एकदम मिनिमम लेवल पर आती है। मतलब आप क्वालिटी मेंटेन करते हुए भी कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को बना पा रहे हो, इसलिए आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देते हो। और क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देते हो, इसलिए लोग आपके पास ज्यादा आते हैं। तो ये होता है कॉस्ट लीडरशिप। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज जो माइकल पोर्टर ने बताई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। पहला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब एक बार सोचते हैं बड़े भाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हैं? क्या आपको लगता है ये आसान काम है? आज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, तो वो है एप्पल। ठीक है, एप्पल का जो फोन आता है वो बाकी फोन से अलग होता है, उसका एक अलग ही हाइप क्रिएट होता है, उसका एक अलग ही बज होता है। क्यों? लोग पागल हैं क्या? लोग बेवकूफ हैं क्या? हाँ सर, लोग पागल हैं सर, इतना इतना पैसा देते हैं। देखो भाई, जिनकी कैपेसिटी वो परचेस करते हैं, पर कुछ तो रीजन होगा ना। आज किसी के पास पैसा ज्यादा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ले लेगा। परचेसिंग तो हर इंसान सोच समझ के करता है, हर बायर रैशनल होता है, चाहे वो भले अमीर हो चाहे गरीब हो। सर, वो अपने प्रोडक्ट में ऐसी फिनिशिंग लाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में ऐसी सीमलेसनेस लाते हैं। मतलब जैसे अगर आप एप्पल का फोन चलाते हो ना, तो बड़ा स्मूथ चलता है, ऐसा नहीं हैंग नहीं करेगा वो, पर बहुत रेयरली, वो भी आपने कुछ हैवी लोड दे दिया हो कि बहुत सारे एप्स एक साथ चला रहे हो तो। वही अगर आप कंपैरिजन में दूसरे फोन्स को देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं पर स्टक होते हैं। इमेज की, स्क्रीन की क्वालिटी आप देख लो, अलग ही आपको समझ में आएगी। कैमरे की क्वालिटी देख लो, एक अलग ही फोटोज आती है। ठीक है, आप देखोगे ज्यादातर क्रिएटर्स जो हैं वो एप्पल के मतलब आईफोन के कैमरे से ही बनाते हैं छोटे मोटे वीडियोस जो रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? तो क्वालिटी दी है ना उन्होंने। पर बात यह है कि क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसलिए वो ज्यादा पैसा चार्ज करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। व्हाट डू यू थिंक? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना एक आसान काम है?
सर इट टेक्स लॉट ऑफ इनोवेशन। इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा डालना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप कोई ऐसी चीज निकाल दो जो दूसरों के कंपैरिजन में यूनिक हो या दूसरे उसे कॉपी ना कर पाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। तरुण भाई मैं बिल्कुल लाइव हूं, पूरा पूरा देखो, हाथ पैर सबके साथ पूरा पूरा लाइव हूं भाई। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मैसेज को भी पढ़ रहा हूं। तुम यहां ध्यान दो, लाइव और रिकॉर्डिंग की माया मत करो, अभी सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। सर ये कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई भी कंपनी इतनी आसानी से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाती तो आज एप्पल के जैसे बहुत सारी कंपनीज हो गई होती। एप्पल में खास बात क्या रह जाती? नहीं सर, इट इज नॉट इजी। ठीक है, जैसे एप्पल है वैसे एक पाइनएप्पल भी खुल जाती है अभी, लेकिन नहीं सर। क्यों नहीं खुल पाई? क्योंकि ये काम करना आसान नहीं है, पर अगर आप कर पाते हो तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा आप कार्स के एग्जांपल में मैं आता हूं। कार्स में तो कार्स में रोल्स रॉयस हो गया। रोल्स रॉयस अगर आपने कभी सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं आज बता देता हूं। रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है जो जिसके नॉर्मल कहीं भी शोरूम होते हैं और आप जाके कार परचेस कर लो, ऐसा नहीं है। जिसको भी रोल्स रॉय की कार परचेस करनी है उसको ऑर्डर देना पड़ता है, और रोल्स रॉय वाले पहले देखते हैं कि वो जो व्यक्ति खरीद रहा है क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, क्या वो डिजर्व करता है इतनी बड़ी कार। एक क्लास है, किसी को भी नहीं देते वो। तो यहाँ रोल्स रॉय ना मुंह मांगा पैसा लेते हैं। रोल्स रॉय जम के पैसा चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक फोकस रखा है, नीश रखा है कि हम ये सिर्फ उन्हीं को बेचेंगे, उन्हीं को बेचेंगे जिनका फाइनेंशियल स्टेटस इस लेवल के ऊपर हो, तो उससे खरीदने वाले को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मतलब ये स्टेटस सिंबल है, मतलब मैं एक भारी आदमी हूं, ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग? ये हो गया फोकस और नीश का एग्जाम। फिर आते कॉस्ट लीडरशिप में। अब कॉस्ट लीडरशिप एक ऐसा जोन है सर जो सब कोशिश करते हैं, क्योंकि यार देखो, ये नीश ढूंढ पाना या फिर ये यूनिकनेस ढूंढ पाना, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो तीनों में से अगर कोई ऐसी चीज है जो ज्यादातर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो वो है कॉस्ट लीडरशिप। समझ रहे हो? जैसे कि इंडिया का टेलीकॉम, आज से कुछ साल पहले जब 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, तो रिलायंस जियो ने इसी स्ट्रेटेजी का काम किया था। उसने बोला था मैं वही सर्विस दूंगा जो बाकी लोग दे रहे हैं, मैं वही क्वालिटी दूंगा जो बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं प्राइजेस को इतना कम कर दूंगा कि सारे कस्टमर मेरे पास ही आ जाएं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस के मॉडल को कुछ ऐसा क्रिएट करते हो कि बहुत ही कम प्राइस में आप वही चीज दे पाते हो जो आपके कॉम्पिटिटर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपके पास आएंगे, और इसको हम बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट अच्छे से नहीं मैनेज हो रही है ना, तो आप मार्केट से बाहर भी हो जाते हो। समझना मेरी बात को। जैसे जब जियो आया तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सबके ऊपर बहुत टेंशन आ गई। क्यों? क्योंकि उसने इतने कम में प्राइस कर दिया तो बाकी लोग बाउंड हो गए उस प्राइस पर लाने के लिए। अब एयरटेल उस चीज को मैनेज कर गया। एयरटेल ने अपने ऑपरेशंस को इतना स्मूथ किया, एफिशिएंट किया, अपनी क्वालिटी पे और अच्छा काम किया, और जियो को कंपीट करते हुए वो आज तक एक अच्छे लेवल पर बना हुआ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एयरटेल कोई नहीं लेता, सब लोग जियो लेते हैं, मतलब दे आर इन कॉम्पिटिशन। लेकिन वोडाफोन और आइडिया उस चीज को उतना सर्वाइव नहीं कर पाए, वो लोग कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाए, और बहुत सारे जो छोटे छोटे टेलीकॉम थे वो तो ऐसे ही बाहर निकल गए भाई। वो तो बोले हमारा तो काम ही नहीं बनता भाई, हम तो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। आपको पता होगा जो डीमार्ट है ना, डीमार्ट के जैसे बहुत सारे मार्ट है। अभी जैसे रिलायंस मार्ट भी आ गया, लेकिन इसके पहले डीमार्ट था, मेगा मोर स्टोर था, इजी डे था, ऐसे बहुत सारे रिटेल स्टोर, बिग बाजार था। सभी लोगों के बीच में जम के कंपटीशन था कि हम लोगों को ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, और सब लोग एक जैसी चीज दे रहे थे। सब लोग एक ही छत के नीचे सुपरमार्केट बना के कस्टमर को दे रहे थे, ताकि कस्टमर एक ही जगह पर आके पूरी परचेजिंग कर सके, और सभी लोग डिस्काउंट्स भी दे रहे थे। लेकिन उन सभी में डीमार्ट ने अपने मॉडल को इतना परफेक्ट रखा कि बाकी सब बाहर हो गए, लेकिन डीमार्ट आज भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बाजार बंद हो गया। मोर मेगा स्टोर चल रहा है लेकिन ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अलग नहीं दिया। अच्छा, जब आप डीमार्ट में जाते हो तो क्या वहां पर बिस्किट दूसरी क्वालिटी का मिल जाता है? नहीं ना। क्या वहां से शक्कर लेते हो तो अलग क्वालिटी की रहती है?
क्या वहां से प्लास्टिक के आइटम लेते हो तो क्या वो अलग क्वालिटी के रहते हैं? नहीं, डीमार्ट वही चीजें बेच रहा है जो बाकी लोग भी बेच रहे हैं, लेकिन डीमार्ट ने अपने स्टोर को स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर लोकेट किया, अपने स्टाफ को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, उन्होंने ऐसी जगह पर अपने खर्चे बचाए कि जैसे जो चीजें काम की नहीं, जैसे डीमार्ट में आप जाके देखोगे ना तो अंदर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं दिखेगा, उनकी सीलिंग में ऐसे बहुत ज्यादा हैवी लाइटिंग्स नहीं दिखेंगी कि वाओ यार कितनी ब्यूटीफुल लाइट लग रही है, क्या एम्बियंस है, क्या परफ्यूम की सुगंध आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनके आप स्टिकर्स देखोगे ना, जहां पर सामान के बाहर स्टिकर लगा होता है कि कितने रुपए का, इसमें कितना डिस्काउंट है, वो भी नॉर्मल अपन प्रिंट करते हैं ना व्हाइट पेज में, वो प्रिंटेड रहता है बस। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, डीमार्ट ने ये सोचा कि यार इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए, इंडियन कंज्यूमर को कम प्राइस में सामान चाहिए, तो उसको कम प्राइस में देने के लिए हमें अपने बाकी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, तब हम कस्टमर को कम प्राइस में बेच पाएंगे, और उसने उसी पर फोकस किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को रिगार्डिंग में? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करती है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाती है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एनीवेज पढ़ने वाले हो, आपको एमवी सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाने वाले हैं। लेकिन मैं अब इसमें से किसी एक चीज पर जाता हूं, और वो है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। क्या लगता है आपको, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना भी आसान काम है क्या? बहुत आसान काम है क्या? नहीं सर। कॉस्ट लीडरशिप तभी अचीव हो सकती है जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम्स हो। कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो सोच समझ के होना चाहिए, उस पर प्रॉपर अप्रूवल्स होनी चाहिए। कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसके पहले उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। चार जगह पर कॉस्ट मतलब प्राइजेस को कंपेयर करके फिर ऑर्डर देना चाहिए, चाहे मटेरियल हो, चाहे एम्प्लॉय की हायरिंग हो रही हो, तो एचआर डिपार्टमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि इससे ज्यादा सैलरी पे आप बंदों को मत लाइए। आप कहीं पर अपनी लोकेशन ओपन करने जा रहे हो तो ऐसी जगह पर खोल रहे हो जहां रेंट बहुत ज्यादा हाई ना हो। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए जब आप हर एक चीज पर काम करोगे, आपके यहां कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा सिस्टम है, जब वो धांसू होगा, क्या होगा बेटा? धांसू, धांसू मतलब रोबस्ट, तब आप कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर पाओगे। तो आइए एक लाइन पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर अगर आप सर्विस एंटिटी तो आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो एट लोएस्ट कॉस्ट, स्टिल मेंटेनिंग द क्वालिटी। अब मैं सर्विस का एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने गुड्स के तो बहुत सारे एग्जांपल लिए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के, सर्विस इंडस्ट्री में एक एग्जांपल लेता हूं। क्या आप लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस के बारे में नाम सुना? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड और द टर्म इंडिगो एयरलाइंस? तो इंडिया में मैं आपको बता दूं, जितने भी प्लेन्स चलते हैं ना डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट मतलब विद इन द कंट्री जो प्लेन्स चलते हैं, जैसे बैंगलोर से पुणे, जैसे बैंगलोर से दिल्ली, या हैदराबाद से पुणे, या हैदराबाद से मुंबई, इस तरीके से जो प्लेन्स चलते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस, उसमें सबसे बड़ा शेयर इंडिया में इंडिगो का, दैट इज 52%। कैसे? इंडिगो ने कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो बाकी एयरलाइन नहीं ले पाई। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडिया का एयरलाइन मार्केट बहुत टफ है। इंडिया में इंसान को अगर दिखता है ना कि भाई टिकट का प्राइस ज्यादा है, तो वो तुरंत ट्रेन से चला जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस रखोगे तो यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं चल पाती डोमेस्टिक में। तो आपको प्राइस एक अच्छे लेवल पर रखना पड़ता है कि भाई हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो नहीं चलेगा, तो कम रखना पड़ता है। लेकिन एयरप्लेन्स चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एरोप्लेन का फ्यूल बहुत महंगा आता है, एरोप्लेन में स्टाफ बहुत ज्यादा लगता है। आप सबको पता होगा एयरपोर्ट्स के अंदर चेकिंग, एयरपोर्ट्स के अंदर सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं। फिर एयरपोर्ट्स में आपको अपना प्लेन पार्क करना है तो उसका पार्किंग फीस बहुत ज्यादा लगता है। तो एसेंशियली देखा जाए तो कोई भी कंपनी के लिए कोई भी एयरलाइन कंपनी के लिए अपने ऑपरेशन को कम कॉस्ट पे कर पाना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इंडिगो ने उस चीज को करके दिखाया। इसलिए आज आप देखोगे ज्यादातर रूट्स पे इंडिगो की फ्लाइट्स चलती है, और मैक्सिमम फ्लाइट चलती है। 52% मार्केट शेयर इंडिगो का है। अब मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको आज एक टास्क देता हूं, ठीक है? आई विल गिव यू वन टास्क टुडे। तो आप क्या करना आज, इंडिगो केस स्टडी, थिंक स्कूल। तो बेटा जी
थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज आपको ज्यादा गेन करना है और आप लोगों के पास तो समय भी है। तो इंडिगो की केस स्टडी आप देखना, एक यूट्यूब चैनल है थिंक स्कूल, वहां पर इंडिगो की आपको केस स्टडी मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लो इंडिगो केस स्टडी थिंक स्कूल, और उस पूरे वीडियो को आज देख कर आना, और फिर कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। फिर आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये केस स्टडी, और कैसे इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, और बाकी सारी सारी एयरलाइन लॉसेस में चलती है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत मजा आएगा आपको सब देखकर, ठीक है। और कॉस्ट लीडरशिप ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आज इंडिगो का मार्केट शेयर सबसे हाई है। इंडिगो अकेला ऐसा एयरलाइन है जो सारे रूट्स पे प्लेन चला पा रहा है। बाकी लोग चलाने जाते हैं, उनको इतना खर्चा पड़ता है कि वो और लॉस बढ़ा देते हैं अपना, पर इंडिगो प्रॉफिटेबल होकर चला लेता है। क्या बात है। जैसे मैं जिस जगह पर रहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन जिसका नाम है डिंडोरी, वहां रहता हूं, ठीक है, अभी भी मैं वहीं हूं। मेरे यहाँ से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है जबलपुर। जबलपुर भी बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, दिन भर में 4-5 फ्लाइट्स चलती हैं, लेकिन उन 4-5 फ्लाइट्स में से भी ना मैक्सिमम फ्लाइट्स इंडिगो की चलती हैं। मतलब इतनी छोटी जगह पर भी अगर कोई फ्लाइट चला पा रहा है तो वो इंडिगो, तो कुछ तो खास होगा सर। तो क्या खास है ये जानने के लिए आप आज ये जरूर देखिएगा। आज का आपको ये मैं डीपीक्यू दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन तो अभी दूंगा नहीं क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए होमवर्क की तरह है आज का, नॉट अ क्वेश्चन बट यू जस्ट हैव टू वॉच अ वीडियो, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा हमारे ट्रैकर में, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर कर दूंगा उस यूट्यूब वीडियो की। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट लीडरशिप की। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करके दिखाना, प्रोड्यूस करके दिखाना, या सर्विसेज को प्रोवाइड करके दिखाना एट लोवेस्ट कॉस्ट। अब कुछ लोग बढ़िया आइडिया देते हैं, सर लोवेस्ट कॉस्ट, एक काम करो ना सर, एकदम रद्दी क्वालिटी का मटेरियल खरीद लो, अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। आपको ये बॉटल कम कॉस्ट पे बनानी है ना सर, एकदम वर्स्ट क्वालिटी का प्लास्टिक खरीद लो, हो जाएगा काम। अरे मेरे भाई, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना है, मार्केट से बाहर नहीं होना है। अपनी क्वालिटी को खराब करके अगर आप अपनी कॉस्ट कम कर रहे हो तो वो कॉस्ट लीडरशिप नहीं है। क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उस क्वालिटी पे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर अपने गुड्स को बना के दिखाना, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। कितने बच्चों को समझ में आई ये वाली बात कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे गुड्स को प्रोड्यूस करके दिखाना, सर्विसेज को प्रोवाइड करके दिखाना, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप व्हाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी। अब क्या लगता है आपको कैसे अचीव कर पाएंगे? कॉस्ट लीडरशिप कैन बी अचीव्ड इफ एन एंटिटी हैज अ रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मैंने अभी बताया था आप लोगों को, एनीबॉडी रिमेंबर द वर्ड रोबस्ट? धासु, धासु, यहां लिख देता हूं ना मैं, धासु। चलो कॉस्ट लीडरशिप के बारे में अपन भी डेफिनेशन लिख लेते ताकि अपने को भी उस पर थोड़ा सा आइडिया रहे, भले वहां लिखी हुई है पर मैं लिख देता हूं। चलो, तो पहले कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या और फिर उसको अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप इज टू प्रोवाइड goods and services, to provide goods and services at lowest possible cost while maintaining the quality, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। दूसरा, कैसे अचीव किया जाए? इट कैन बी अचीव्ड, कोई भी एंटिटी इसको तब अचीव कर सकती है जब उनके यहां जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम है ना, सिस्टम वो रोबस्ट हो। अब ये भी बोलने में बड़ा आसान लगता है कि सर ठीक है कोई बात नहीं सर, अच्छा सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। नहीं, सिस्टम सिर्फ सॉफ्टवेयर को डालने से, सिस्टम सिर्फ मशीनों को खरीदने से नहीं बनता। सिस्टम अच्छा इंप्लीमेंट करने के लिए सबका डेडिकेशन लगता है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो सिंसियरली उस सिस्टम को फॉलो करें, जो भी रूल्स और जो भी सिस्टम्स या जो भी प्रोसेसेस बनाई गई हैं, सभी लोग उसको फॉलो करके बिजनेस को आगे लेके जाएं। और सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए कि हमारा डे टू डे का काम बिगड़ जाए।
तो ये सब करवाना या ये सब करके दिखाना या उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करवाना इज वेरी 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 चैलेंजिंग। और भाई चैलेंजिंग है तभी तो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है, इंडिगो को किसी ने आइडिया दे दिया था क्या कान में कि पता तुम्हारी कॉस्ट मैनेज कर लो? अरे एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, बट सबका ना सोचने का तरीका होता है, और जो सोचने का तरीका है वाकई में ग्राउंड लेवल पर अपनी सोच को वो फॉलो करवा पा रहे हैं या नहीं वो भी डिपेंड करता है ना। तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज अ फंक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स, अ गुड विजन एंड अ गुड इंप्लीमेंटेशन एज वेल। सिर्फ अच्छा सोच लेने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती, समझ रहे हो? आपने मान लो सी इंटरमीडिएट का क्लासेस कर लिया, अब आपको 3 महीने 2 महीने रिवीजन के मिल रहे हैं, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, लेकिन प्लानिंग करने के बाद कभी आपने उस प्लानिंग पे एग्जीक्यूशन किया ही नहीं, तो क्या आपके अच्छे नंबर आएंगे? नहीं ना, लाइक दैट। ओके, तो कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव होगी? इट कैन बी अचीव्ड by robust, it can be achieved by robust cost and management accounting system. इट कैन बी अचीव्ड बाय रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। एंटिटी के यहाँ अगर रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो ये चीज अचीव हो सकती है। और रोबस्ट का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे। धासु, धासु मतलब एकदम बेहतरीन वाला, भारी वाला, वैसा। ठीक है, चलो। तो ये था सर हमारा कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बता दी कॉस्ट के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्ट लीडरशिप के बारे में। मतलब क्या है, आज के समय में ना कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज से 50 साल पहले बिजनेस इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे। लोग, जैसे इंडिया की बात करूं तो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, तो लोग अपनी लोकल इकोनॉमी से ही खुश थे। पर आज के समय में आप सबको पता है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न गुड, एवरीबडी वांट्स टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल, सो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस कमिंग इन एंड बिजनेसेस आर ग्रोइंग रैपिडली। तो जब बिजनेस सेक्टर इतना इंप्रूव हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एकदम गला काटने वाला कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट। ठीक है, सरकटा। देखी स्त्री 2 देखी कि नहीं देखी? एग्जाम खत्म होने के बाद देखी ना? नहीं देखी तो देख लेना भाई। ठीक है, चलो। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? हम ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव, मिशन, पर्पस क्या है इस पूरे सब्जेक्ट का? ठीक है, तो अगर हम इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हमको क्या अचीव होगा? ठीक है सर, तो पहले तो आप ये डायग्राम देख लो। पहले आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं, फिर डिटेल में जाके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ, अच्छा सबको असर्टेन वर्ड का मीनिंग पता चल गया ना? असर्टेन मतलब होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, असर्टेन करना। तो अगर आप ये सोचते थे कि बस प्लस और माइनस करने से या सिर्फ टोटल कर देने से कॉस्ट निकल जाती, तो ऐसा नहीं है सर। जब आप एक एक चैप्टर की डेप्थ में जाओगे, मटेरियल में जाओगे, एम्प्लॉय में जाओगे, ओवरहेड्स में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर कॉस्ट कैलकुलेट करना भी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जो आपको समझना है, अपने आप में आपको सीखना है कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, कौन सी चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। जब आप परचेजिंग करते हो मटेरियल की तो कुछ टैक्सेस लगते हैं। अब कौन सी टैक्सेस को कॉस्ट का पार्ट मानूं, कौन से टैक्सेस को कॉस्ट का पार्ट ना मानूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हम चैप्टर वाइज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ते हैं। दूसरा, आज अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको अब ये डिसाइड करना है कि मैं इस चीज की सेलिंग प्राइस क्या रखूं, तो सबसे पहली चीज कौन सी ऐसी है जो आपकी कैलकुलेट होनी चाहिए? बताओ ना। आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी है, कोई यूनिक प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो मार्केट में, आज तक कोई नहीं लेके आया। अब जब आप उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मैंने उस चीज को बनाया कितने में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, मेकिंग इट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग इट। तो सेलिंग प्राइस की डिटर्मिनेशन, सेलिंग प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए भी कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आप लोगों को ये टेंडर करके वर्ड पता है? टेंडर, टेंडर, कोटेशन।
जब गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं या कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जब ये लोग अपने ऑपरेशंस के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो ये लोग ऐसे नॉर्मल व्यक्ति जैसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट मनी है, पब्लिक मनी है। तो उसको यूटिलाइज करने के पहले कुछ रूल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पेपर में एक ऐड देना पड़ता है कि हम जो भी इंटरेस्टेड सप्लायर्स हैं उनसे कोटेशंस मांगते हैं कि हमको ये चीज़ खरीदनी है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो कृपया करके अपने प्राइजेस हमको भेजें। अब आप बताओ, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब गवर्नमेंट के टेंडर में अप्लाई करता होगा, भाई उसको भी बेचना है, उसको भी अपना सामान बेचना है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जब अपना प्राइस कोटेशन देते होंगे गवर्नमेंट एंटिटी को, तो पहले अपनी कॉस्ट निकालते होंगे कि भाई मैं ये जो गवर्नमेंट को सप्लाई करूंगा इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, अब इसकी जितनी कॉस्ट आएगी उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेता हूं और फिर अपना प्राइस कोटेशन गवर्नमेंट को दे देता हूं, लाइक दिस। तो इन सब चीजों में भी सर कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि जब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करते या कॉस्ट निकालते बनेगी, तब तो सही कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना। तो सही तरीके से कॉस्टिंग करते आता होगा, तभी तो सही कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे और तभी तो सेलिंग प्राइस निकल पाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आता हूं। सर बहुत सारी ऐसी एंटिटीज भी होती है जिनके प्रोडक्ट्स की प्राइस वो डिसाइड नहीं करते, मार्केट डिसाइड करता है। जैसे कि पेट्रोलियम कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जीज, जियो बीपी पेट्रोल पंप, ये कितने में अपना पेट्रोल या डीजल बेच सकते हैं ना, इसका अधिकार उनके हाथ में नहीं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ठीक है सर, जब उनका सेलिंग प्राइस उनके हाथ में नहीं है तो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या मतलब? नहीं, सेलिंग प्राइस भले गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, लेकिन अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस को जानना है कि वो कितना प्रॉफिट अचीव कर पा रहे हैं या कितने लॉस में जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको अपनी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करनी पड़ती होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो जो भी पेट्रोल डीजल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग अपना कॉस्ट कंप्यूट क्यों करते हैं? ताकि उनको पता चले कि जिस गवर्नमेंट के प्राइस पर हम पेट्रोल डीजल को सेल कर रहे हैं उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सर कॉस्ट कंट्रोल में। आप सबको एक बात पता होनी चाहिए सर कि अगर आपको मार्केट में बने रहना है ना, मैं एडवांटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कंपटीशन में बने रहने के लिए। देखो, आगे निकलना तो आगे की बात है, पहले तो बने रहने वाली बात है। अगर आपको मार्केट में बने रहना है ना, तो आपका कॉम्पिटिटर जितने में बेच रहा है आपको भी उतने में तो बेचना ही पड़ेगा। उससे कम में बेच सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा में बेचोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये चीज तो आप सबने देखी है ना यार। जब रिलायंस जियो ने 4G की सर्विसेज जिस प्राइस पर दी, एयरटेल को और वीआई को उस प्राइस पर आना पड़ा, नहीं तो वो मार्केट से बाहर हो जाते। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बड़े कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव कैसे कर पाएगी? जब वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगी। कंट्रोल करना मतलब ना बढ़ने देना, कोई भी फिजूल खर्ची को रोक कर रखना, कोई भी फालतू के एक्सपेंडिचर्स को रोक कर रखना, कॉस्ट को ना बढ़ने देना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। और मैं आपको बता दूं भाई, आज के समय में इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि बात ही मत पूछो। ठीक है, अब अगला फेज आ रहा है कॉस्ट रिडक्शन। अब ये दोनों टर्म के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बच्चों को लगता है यार एक ही तो है यार। कॉस्ट कंट्रोल में तुम बोल रहे हो कि कॉस्ट को मत बढ़ने दो, कॉस्ट रिडक्शन में तुम बोल रहे हो कॉस्ट को घटा दो, तो फर्क क्या है दोनों में? नहीं, दोनों बातों में फर्क है। अगेन, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को ना बढ़ने देना, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट को कम करना। तो जैसे कि मान लीजिए ये बॉटल मार्केट में 4-5 कंपनीज बनाती हैं और सारी कंपनीज इस तरीके की इसी क्वालिटी की सिमिलर बॉटल को 40 रुपीज में सेल करती हैं। अब अगर आपको भी इस मार्केट में रहना है तो आपकी कॉस्ट 40 से तो नीचे रहनी चाहिए। मान के चल रहा हूं कि भाई प्रॉफिटेबल होना है आपको, तो 40 से तो नीचे में आपको बनाना पड़ेगा ना ये बॉटल। तो इसकी कॉस्ट को 40 से ऊपर ना जाने देना, या लेट से कि आपने डिसाइड कर लिया कि 35 का मुझे इसका कॉस्ट होना चाहिए, तभी मैं इसको 40 में बेच पाऊंगा, भाई प्रॉफिट भी कमाऊंगा ना। तो मुझे 5 का प्रॉफिट चाहिए, 40 में मैं बेचने वाला हूं, तो 35 मेरा एक लिमिट होगा कि मैं मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस इस तरीके से मैनेज करूं कि मेरी एक बॉटल की कॉस्ट
₹35 के ऊपर ना जाए, तो 35 के ऊपर ना जाने देना इस कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, मान लो कि आपने कुछ इनोवेशन किया, आपने कुछ अच्छी डिजाइन बनाई, आपने कुछ ऐसी मशीन ढूंढी या आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी फाइंड आउट कर ली कि अब यही बॉटल आप 35 की जगह ₹28 में बना पा रहे हो। तो जैसे ही आपने इसको 28 में बनाया, आपने मार्केट में सेलिंग प्राइस अपनी बॉटल का कर दिया 35। आपके कॉम्पिटिटर शॉक एंड यू रॉक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो हम लोग ₹35 में बनाते थे और 40 में बेचते थे, ये कौन नया बंदा आया जो 35 में इसको बेच रहा है। तो तुमने 28 में बनाया, तुम 35 में बेच रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? पर ऐसी चीज जो सभी लोग 35 में कर रहे थे और तुम 28 में करके दिखा रहे हो, मतलब तुमने वही चीज में कुछ टेक्नोलॉजी से या प्रोसेस इंप्रूवमेंट से या फिर अपने सिस्टम इंप्रूवमेंट से उसको 28 में बना दिया ना, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक ऐसे लेवल पर लेके आना जहां पर कोई आसानी से नहीं ला पाता, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। 35 से ऊपर ना जाने देना इस कॉस्ट कंट्रोल, 35 के ऊपर ना जाने देना इस कॉस्ट कंट्रोल। पर 35 से नीचे ऐसे लेवल पर लाना, जिस लेवल पर लाना बहुत टफ है और हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही, वो तुमने करके दिखाया, तो दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो मुझे बताइए, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में से ज्यादा चैलेंजिंग क्या होगा? क्या लगता है आपको? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों में से क्या करना ज्यादा चैलेंजिंग होगा? द आंसर इज कॉस्ट रिडक्शन। और जहां तक अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल की बात करूं, तो कॉस्ट कंट्रोल कुछ अलग नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल तो अपने आप को जीवित रखने के लिए जरूरी चीज है। मतलब फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी कॉस्ट कंट्रोल इज असेंशियल। देखो, कॉस्ट रिडक्शन असेंशियल नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन अगर तुम कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर वो नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। पर अगर तुम लंबे समय तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तो जरूर तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, असेंशियल क्या है, कि ये तो करना ही करना है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं? सर, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। एक बात बता भाई, तू ये बॉटल ₹38 की बना के 40 में बेच रहा है, केवल ₹2 कमा रहा है। तो सबसे पहले तू ये टारगेट करेगा ना कि कम से कम 38 को 35 में तो लेके आऊं, कि पहले सीधे 28 का टारगेट करेगा? इसका मतलब सर, पहले कॉस्ट कंट्रोल कर लो। जब तुम कॉस्ट कंट्रोल करने में कामयाब हो जाओ, तब कॉस्ट रिडक्शन करो। जैसे बचपन में हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स लोग होते थे जो फिकाई मारते थे। फिकाई मारते थे मतलब, समझ रहे हो ना? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। फेंक रहे हैं मतलब समझते हो ना? तो आप देख के समझ जाते थे, यार ये बहुत फेंकता है यार, चलो लपेटो लपेटो भाई, बहुत फेंकता है। वैसे अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ ये बोलता है कि हमारा मिशन ये है कि हम इस बॉटल को ₹30 में बनाएंगे और मार्केट को डिसरप्ट कर देंगे, बाकियों से कम प्राइस में बेचेंगे, तो एक जर्नलिस्ट खड़े होकर बोलता है, अरे भैया, पहले ₹35 में तो बना के बताओ, पहले 35 की कॉस्ट तो लाओ, पहले जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर जिस प्राइस पे बेच रहे उसमें तो बेच के दिखाओ। कहां बात की बात कर रहे भाई? पहले उतना तो करके दिखाओ जितना बाकी कर रहे हैं, फिर कुछ आगे का करके दिखाना। फेक काहे को रहे हो? अपने शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए कुछ भी फेंक रहे हो। समझ? लपेटो लपेटो भाई, लपेटो। ये भाई का भी कॉस्ट तो कंट्रोल हो नहीं रहा और इनको कॉस्ट रिडक्शन करना है। समझ लो, इस भाई का कॉस्ट कंट्रोल अभी हो नहीं रहा है। इनसे 35 में तो बॉटल बन नहीं रही और इनको 28 में बॉटल बनानी है। अरे भैया, पहले 35 में तो लाके दिखाओ। जब 35 में लाके सस्टेन कर लोगे, उसके बाद आगे की बात करना। पहले सरवाइव करके दिखाओ, उसके बाद इंप्रूव करके दिखाना। समझ रहे हो मेरी बात को आप एवरीवन? और आखिरी फेज आता है या फिर आखिरी ऑब्जेक्टिव जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का आता है सर, वो है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, जब हम कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कॉस्ट के जो मैनेजमेंट वाले चैप्टर थे जो मैंने कल आपको बताए थे, चैप्टर 13, 14, 15, स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, इन चैप्टर्स में कुछ ऐसे ऐसे बढ़िया एनालिसिस देखते हैं हम, कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया टूल्स देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जिससे कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती हैं जिससे मैनेजमेंट को
हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके यहाँ एक रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है और वो अकाउंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देता है जिससे मैनेजमेंट अपने डिसीजन में अच्छे डिसीजंस ले पाता है, तो डेफिनेटली बहुत काम की चीज हो जाएगी। तो यस, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चल, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखे। अब इन 5 ऑब्जेक्टिव्स का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन हम नहीं लिखेंगे, तो आप लोग नोटबुक में मेरे साथ सिर्फ ये 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए। फिर इनका जो डिटेल का पैराग्राफ है ना, वो मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा, लिखने की हमको जरूरत नहीं है। तो आइए, अगला हेडिंग आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट। पहला ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट असर्टेनमेंट। सर यहां तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा, अरे एक ही बात है ना भाई, कॉस्ट असर्टेनमेंट बोल दो, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बोल दो, एक ही बात। दूसरा, दूसरा है सर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा है हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल। फोर्थ है कॉस्ट रिडक्शन और लास्ट है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। चलिए, लिस्ट आपने बना ली कॉपी में? बना लियो तो फिर हम एक एक पॉइंट के अंदर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको ना एक ओवरव्यू देके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दे दी है कि इन 5 पॉइंट का मतलब क्या है, बट फिर भी थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या हमको समझना है इसके अंदर जाके। ठीक है, आइए। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये तो मैं भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं करनी आती तो उसका कंट्रोलिंग, उसका रिडक्शन और उसका उपयोग डिसीजन मेकिंग में कैसे करोगे? पहले कैलकुलेट करना तो सीख लो। तो डेफिनेटली सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम ये देखें कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए देखना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अक्यूमुलेशन एंड असर्टेनमेंट। अक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा करना। भाई मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा, इसमें चेक करूंगा कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले को कितना पे किया, मैंने जो अनलोडिंग करने वाले वर्कर्स थे उनको कितना पे किया, मैंने अपने सप्लायर को किस प्राइस पर पेमेंट किया, कितनी क्वांटिटी का पेमेंट किया। तो ये सारा डेटा इकट्ठा भी तो करना पड़ता है ना। जब वो सारा डेटा आप इकट्ठा करते हो उसके बाद टोटल करते हो ना, गेटिंग में? तो अक्यूमुलेशन करके फिर कैलकुलेशन होता है। तो अक्यूमुलेशन एंड असर्टेनमेंट। ठीक है, विराज बोल रहे सर पॉइंट 2 को थोड़ा ओवरव्यू दे दो। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है विराज भाई, अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया था, अब मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में जाके बताने वाला हूं, तो पॉइंट 2 भी बताऊंगा। ठीक है, नीडलेस टू से। चलो, सो कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड। अच्छा, अब जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज एक ही जगह पर जाएगी। जैसे मान लो कोई ऐसा टैक्स है जिसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है, जीएसटी। जैसे जीएसटी एक टैक्स है जिसको आप पे करते हो ना, बाद में आपको उसका क्रेडिट भी मिल जाता है। तो जिस चीज का क्रेडिट मिल जाता है नियम के हिसाब से वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो भले आपने जब डेटा इकट्ठा किया था तो आपने जीएसटी भी लिखा था, पर जब आप मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय उन सारी चीजों को एक तरफ रखोगे जो मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसमें आप जीएसटी को असाइन मत करना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं उसको सही जगह पर असाइन करूं कि ये वाला कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। अच्छा, उसके बाद
मटेरियल के अंदर भी ना डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अलग अलग होती है। तो डायरेक्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो जितने मटेरियल का पेमेंट हुआ उसमें से इनडायरेक्ट वाला कितना है, उसको कहाँ लेके जाऊं। अच्छा, कुछ एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं, जैसे अगर आपकी कोई पेनल्टी का पेमेंट हुआ है या फिर आपके ऊपर कोई केस दायर हुआ था जिसकी वजह से आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ी, तो इन चीज़ों को हम पीएनएल में लेके जाते हैं। तो हर कॉस्ट को सही जगह पर असाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन एक वर्ड, असाइनमेंट दूसरा वर्ड, और जब अक्यूमुलेशन और असाइनमेंट हो जाता है फिर जब चीजों का टोटल करते हो तो उसको कहते हैं असर्टेनमेंट, ठीक है। आइए, द कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड, असाइंड एंड असर्टेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट करके वर्ड आया है ना बेटा, मैं अभी आपको इसके बारे में बता देता हूं, पर आगे जाके कॉस्ट ऑब्जेक्ट नाम का पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली कल आएगा वो हमारी क्लास में। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी तुम कॉस्ट निकालने जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉटल को बनाने की कॉस्ट, तो यहां 1 बॉटल बिकम्स माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जबलपुर से लेके मुंबई तक एक फ्लाइट जब जाती है इंडिगो की, तो उस एक फ्लाइट को चलाने में इंडिगो को क्या कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ 1 फ्लाइट फ्रॉम जबलपुर टू मुंबई फॉर इंडिगो एयरलाइंस। तो ऐसे केस में 1 फ्लाइट बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए तुम जाते हो एक अम्यूजमेंट पार्क में, इमेजिका, अगर तुमने सुना हो, पुणे मुंबई के बीच में है। तो इमेजिका में एक दिन में सारी राइड्स को चलाने के क्या खर्चे आते हैं, इसका कैलकुलेशन वो कंपनी करती होगी कि आज दिन भर में इतने स्टाफ था, इतना डीजल लग गया, इतना इलेक्ट्रिसिटी लग गया, तो एक दिन सारे पूरे पार्क को एक दिन तक चलाने का उनका क्या खर्चा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। तो ऐसे केस में ऑपरेशन ऑफ 1 डे बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, समझना मेरी बात को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग फॉर विच द सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कॉस्ट का सेपरेट मेजरमेंट निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए नाउ अक्यूमुलेट, असाइन, असर्टेन। अक्यूमुलेट मतलब जैसा कि मैंने बोला, इकट्ठा करना है हर चीज को। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड लाइक फाइनेंशियल अकाउंट्स। भाई मान लो हमारे टैली मेंटेन होता, तो टैली में जाके मैंने देख लिया क्या खर्चे हुए हैं। इनवॉइसेस देख लिए, इनवॉइसेस रखे होते हैं ना, बिल्स, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे तुम्हें पता चले कि कितने रुपए का कॉस्ट लगा है। अगला, एक मिनट रुकना ना भाई, अगला हाँ, असाइन। असाइन मतलब assigning or apportioning the cost to respective heads based on the nature, normality। कोई चीज़ नॉर्मल है तो कहाँ जाएगी, कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो कहाँ जाएगी, कोई डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी, कोई इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी। सर ये सब कब पढ़ाओगे, यही तो कॉस्ट का सिलेबस है। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करेंगे, पर एग्जैक्टली जब करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो असाइन मतलब बांटना, अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, असाइन मतलब सही जगह पर बांटना, और उसके बाद असर्टेनमेंट मतलब उसको टोटल करके बताना। तो यूजिंग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला, परसेंटेज अप्लाई किया तो टैक्स निकल गया, फिर जो भी वैल्यूज आए उनको जोड़ दिया। ये जो सारा फाइनल कैलकुलेशन है ना, इसको बोलते हैं असर्टेनमेंट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो कोई भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालने का ये आखिरी फेज हो जाता है। तो अब देखो, पहले हमने एक जनरल ब्रॉड पढ़ लिया था असर्टेनमेंट क्या होता है, लेकिन अब हमने उसके अंदर भी उसको थोड़ा सा डीप में जाके जूम इन किया और एक एक छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ा। तो अब 100 बात की एक बात, एक समरी देता हूं, समरी सुन लेना और फिर मुझे बताना क्लियर एंड डन है कि नहीं, और कुछ हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अक्यूमुलेट मतलब जो भी खर्चे हैं उनको इकट्ठा करो, अलग अलग डॉक्यूमेंट से, इनवॉइसेस से, रिकॉर्ड्स में से, टैली में से, सॉफ्टवेयर में से चेक करो कितना कितना खर्चा हो रहा है, लिस्ट बनाओ उसकी। उसके बाद जो चीज जिस नेचर की है या जिस नॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी की, उसके हिसाब से उसको बांट दो, और उसके बाद फाइनली अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करके असर्टेन करो कि मेरा जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं कॉस्ट निकालना चाहता हूं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, दैट इज असर्टेनमेंट, ठीक है। चलो
सर आपका इंडिविजुअल बैच कॉस्टिंग के लिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए कब आएगा? गौरव बेटा देखो, अगर तुम लाइव पढ़ना चाहते हो ना, तो 10th या 12th नवंबर से कॉस्टिंग की एक न्यू लाइव बैच शुरू होने वाली है, जो सितंबर 25 मई 25 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लाइव बैच। ठीक है, अगर तुम्हें अभी से पढ़ना शुरू करना है कॉस्टिंग, तुमको वेट नहीं करना 10th ऑफ नवंबर का, और रेगुलर बैच चाहिए, तो तुम मेरा प्री रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले फेज में। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते तो सेल्स, सेल्स में प्रॉफिट माइनस करते तो कॉस्ट। अच्छा, ये बेसिक फंक्शन सबको पता है क्या? प्रज्वल बेटा असाइन जब करके बताऊंगा ना एक्चुअल सिलेबस में, तो और बेटर वे में समझ पाएगा। अभी बस ये समझ ले कि अलग अलग चीजों को ना उसके सही ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे नॉर्मल कॉस्ट कहाँ जाएगी, तो उसका एक ग्रुप होगा, वहां जाएगा। कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, तो वो ऐसे ना हर चीज के ग्रुप्स होंगे, जो हम लोग जब एग्जैक्टली उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। अभी देखो मैं खुद एग्री कर रहा हूं अभी कि अभी जो तुमको अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की आएगी, क्योंकि ये बेसिक है। तो तुमको अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, पर अभी हम करके थोड़ी देखें उस चीज को। हम करके देखेंगे जब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ेंगे बैचेस के अंदर। ठीक है, तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन लेके बहुत ज्यादा भी नॉलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ना हमको एक्चुअल में उसके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में जाके करना हो। ठीक है बड़े भाई, चलो सुनो। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प, हमें मदद करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस के अंदर सेलिंग प्राइस तो एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड होते हैं, मार्केट से डिसाइड होते हैं, हम तो डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। तो अगर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बढ़िया है ना, तो हमें दो फायदे होते हैं। कितना प्राइस फिक्स करना है, इस चीज में हेल्प मिलती है। दूसरा, रेट निगोशिएशन। मान लो कोई कस्टमर आता है और वो तुमसे कम प्राइस में मांग रहा है कोई चीज, तो अगर तुम्हें लगता है कि यार ठीक है थोड़ा डिस्काउंट इसको दे देते हैं, लेकिन कस्टमर को नहीं जाने देना है, तो तुमको पता तो होना चाहिए ना कि कितना डिस्काउंट दे सकते हो। समझो, कोई चीज तुम्हें कोई चीज तुम्हें 800 की पड़ रही है, तुमने एमआरपी बताया 1400, कस्टमर ने बहुत रिक्वेस्ट करी डिस्काउंट दे दो, तुमने बोला ठीक है आपके लिए 1200 रुपए का लगा देंगे। वो अभी भी बोल रहा है कि नहीं और कम कर दो, तुमने बोला नहीं मैडम अब नहीं हो पाएगा, तो बहन जी बोलती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूं दूसरी दुकान से ले लूंगी। पक्का बताओ आप 1200 में दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? नहीं तो मैं जा रही। और मैडम चलने लगी। अरे मैडम मैडम सुनो तो 1100 रुपए मिल लीजिए, चलिए 1100 रुपए। अब मैडम जिद लगाए बैठी हैं, मैडम कहती नहीं 500 रुपए में दो। अब 500 रुपए में कैसे दें यार, 800 की तो हमारी खरीद है, 100 रुपए तो प्रॉफिट कमाएंगे ना। तो फिर हमने मैडम को फाइनली बोला मैडम ठीक है, ना आपकी ना मेरी, ऐसी होते ना नेगोशिएशन, मार्केट में ऐसा होता है कि नहीं, कितने लोगों ने फील किया है मम्मी के साथ जाके। अच्छा आपकी ना मेरी 1000 रुपए में डील डन करते हैं। अब 1000 रुपए में अगर वो आंटी मानेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे ठीक है आंटी आप जाइए कोई बात नहीं, कम से कम 200 रुपए का तो प्रॉफिट कमा। लेकिन ये सब मैं तब माइंड में प्रोसेस कर पा रहा हूं, ये सब निगोशिएशन में तब कर पा रहा हूं जब मुझे पता है कि मैंने ये चीज कितने रुपए में खरीदी है। आर यू गेटिंग मी? जब मुझे पता होगा कि मैंने 800 में खरीदी है, तभी तो मैं किसी और को 1000 में बेच पाऊंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? ठीक है, आइए। तो रेट निगोशिएशन में भी ये बहुत काम आता है। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी प्रॉपर है, अगर आप हर चीज का प्रॉपर कॉस्ट निकाल के अपना रखते हो, तो आपको इससे फायदा ये होता है कि आप अच्छे से निगोशिएट कर पाते हो अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, जितना लोएस्ट लेवल पर उसको प्रोवाइड कर सकते हो दे पाते हो। ठीक है, और आपसे गलतियां नहीं होती। मान लो आप उसको 600 रुपए में दे देते, तो मान लो आपको अपनी कॉस्ट नहीं पता और आपने उसको 600 में बेच दिया, फिर आपको रिग्रेट हो रहा, अरे यार मैंने खरीदा 800 में था और 600 में बेच, 200 का नुकसान कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स यू सेल प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी फिक्स है तो कॉस्ट कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला आता है कॉस्ट कंट्रोल। मैं आप सभी को बता दूं, कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी चीज नहीं है जो लोग कोशिश करते हैं ना,
कॉस्ट कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कॉस्ट कंट्रोल इज असेंशियल। ऐसा नहीं किसी ने कॉस्ट कंट्रोल कर ली तो वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। अरे नहीं भाई, तुम कंपटीशन में बने रहना चाहते हो ना, तो ही तुमको कॉस्ट कंट्रोल करना है। आगे निकलने के लिए तो तुमको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे करने के पीछे कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए कि जैसे इस चीज को लेके इतना ही बजट मिलेगा, इसको इतने में ही क्लोज करना है, इस बार इस महीने में हम जो मटेरियल खरीदेंगे इतने रुपए में ही हमको काम करके दिखाना है। ऐसे जब आप टारगेट्स रखोगे, जब आप ऐसे बजट्स बनाओगे, जब आप ऐसी प्लानिंग करोगे ना, तभी आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे। अगर आंख बंद करके खर्चे करते जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, आपका कॉस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अब कैसे किया जाता है सर इस चीज को? इसके लिए एक्सपेंडिचर्स में ये ध्यान रखा जाता है कि दे आर इन लाइन विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड सेट हमने किए हैं, इन लाइन विद दैट रहे, मतलब उसके ऊपर ना जाए। ठीक है, और अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी जाता है तो उसको नोट किया जाए और रिपोर्ट किया जाए। जैसे कि मान लो, समझना, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को हमने बोला कि आपको अक्टूबर मंथ का हम बजट दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं अक्टूबर मंथ। जैसे अक्टूबर का महीना खत्म हुआ, मैंने जाके अकाउंट्स को देखा तो मुझे पता चला एडवर्टाइजमेंट में 1,25,000 का खर्चा हुआ। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर को बुलाया, मैंने बोला भाई आपको 1 लाख रुपए का बजट दिया था, तो 1,25,000 क्यों खर्च किए? तो ये जो 25,000 रुपए का वेरिएशन आया है कि 25,000 का ज्यादा खर्चा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करो, पूछो उससे क्यों गलती हुई है। फिर उसने तुमको रीजंस दिए, जस्टिफिकेशन दिए, फिर तुमने बोला ठीक है कुछ हद तक आप सही हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप इसको और कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगली बार से आप ये इंप्रूवमेंट करिए, आप इसको ठीक करिए, आप उस एजेंसी से बात करिए, 4 एजेंसी से कंपेयर कीजिए, जो आपको कम में दे रहा है उससे बात करिए। इस तरीके से फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो भी गलतियां, देखो अगर मैं बजट ही नहीं बनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 125 कम है या ज्यादा है? पर अगर मैं प्लानिंग करके चल रहा हूं कि हमें लगता है कि 1 लाख में काम हो जाएगा, फिर वो काम 1,25,000 में होता है, तो 25,000 जो ज्यादा लगे उसके बारे में हम सोचते हैं, चर्चा करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे कोई गलती हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग? आप एग्जाम के एक दिन पहले जाके सोचते हो कि अरे मेरा रिवीजन तो अभी 40% हुआ है, बस काश बीच बीच में चेक कर लिए होते, काश पहले रिपोर्टिंग कर लिए होते, काश पहले चेक कर लिए होते, उस चीज को प्रॉपर प्लानिंग कर लिए होते कि इस डेट तक इतना करूंगा, इस डेट तक इतना करूंगा, तब जाके पूरा हो पाएगा। तो टारगेट सेट नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, तो कैसे पता कर पाओगे कि सही चल रहा है कि गलत? गेटिंग मी? ठीक है, अब चलो, तो क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट को कंट्रोल करने में ये निम्नलिखित स्टेप फॉलो होते हैं। स्टैंडर्ड को सेट करना होता है सबसे पहले। तो जैसे मान लो अक्टूबर का महीना आज शुरू हुआ, तो अक्टूबर महीना शुरू होने से पहले ही अक्टूबर की प्लानिंग हो जाती है। दिस इज सेट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे अक्टूबर के प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा हूं, तो अक्टूबर महीना शुरू होने के बाद नहीं करूंगा, उसके पहले ही कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज सेट बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद दीज आर द डिजायर्ड कॉस्ट। अरे मैं चाह रहा हूं कि 1 लाख में तुम करके दिखाओ ये काम। डिजायर कि मैनेजमेंट ने ये प्लान किया कि इस बार हम ये एडवर्टाइजमेंट का काम 1 लाख में करके दिखाएंगे, तो दैट इज डिजायर्ड कॉस्ट। जरूरी नहीं कि उतना ही खर्चा, हो सकता है उससे कम में भी हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा में भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद मान लो अक्टूबर खत्म हो गया। अक्टूबर खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि अक्टूबर में खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ, तो एक्चुअल को मेजर करो। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट्स आर सेट। तो जिस तरीके से हमने टारगेट सेट किए थे, उसी तरीके से हम एक्चुअल्स भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे कि अच्छा 1,25,000 का खर्च हो गया, 1 लाख का होना था, 1 लाख में इतना काम सोचा था, 1,25 में इतना काम हुआ। कंपैरिजन करके उसके बीच में जो डेविएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको नोट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उस पर एक्शन लेगी। उसके बाद वो लास्ट में लिखा हुआ है, एनालाइज द एक्शन।
द वेरियंस इन द रिजल्ट्स आर नोटेड फॉर फर्दर एनालिसिस टू नो द रीजन ऑफ वेरियंस। क्यों भाई, क्यों खर्च हुआ 25,000 ज्यादा, क्या गलती कर रहे हो तुम, कहां मिस्टेक हो रही है, कहां दिक्कत आ रही है, क्यों ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद फिर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि आगे जाके इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर में ये गलती ना हो और जो प्लानिंग करी है वो कंप्लाई की जाए, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपनी प्लानिंग को ही अमेंड करते हैं। जैसे मान लो हमको एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर ने ये कन्विंस कर दिया कि सर आपने प्लानिंग बजट ही बहुत कम रखा था, 1 लाख में क्या होता है सर, ये काम तो 2 लाख में करना था और मैंने 1,25 में करके दिखाया, आप बजट ही 1 लाख का दे रहे हो, नहीं सर गलत है। तो अगली बार से थोड़ा बजट को अमेंड कर दो सर, 1.5 लाख कर दो, 1,25 कर दो, लाइक दिस। इस तरीके से 4 स्टेप्स होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स, मेजर एक्चुअल्स, कंपेयर बोथ एंड एनालाइज एक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो इसके लिए मैं कल आपको कॉस्ट रिडक्शन समझाऊंगा। अच्छा, कल मैं आपको ना कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों के लिए एक एक केस स्टडी भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आज कौन सी केस स्टडी आप सुन के आने वाले हो, वीडियो देखकर आने वाले हो, आज आप ये वाला इंडिगो केस स्टडी थिंक स्कूल, तो सर्च कर लेना यूट्यूब में, इंडिगो केस स्टडी, चैनल का नाम है थिंक स्कूल, और उसको अच्छे से सुन के आना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि इंडिगो ने अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज किया था और इतने सालों में कैसे वो अभी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है एवरीवन। चलो, तो ये था आज का कहानी भाई। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्रैक्टिकल। अच्छा, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा ही चलता है क्या सर, डेफिनेशंस होती हैं, टर्म्स को पढ़ना होता है? नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक बार जब चैप्टर चालू होगा तो आपको समझ में आएगा कि अपना मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जाता है। ये सब जो समझने वाली चीज है ना, ये तो स्टार्टिंग में होती है बस, और अभी तो पूरे सिलेबस का बेसिक्स पढ़ रहे हो ना तुम, इसलिए थ्योरी है। बाकी अन्यथा मेजॉरिटी टाइम हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स ही करते रहते हैं। तो ऐसा परसेप्शन मत बना लेना कि कॉस्टिंग थ्योरी है। कॉस्टिंग 90% प्रैक्टिकल है, ठीक है। मतलब 90% टाइम आपका समय जो जाएगा बैच में वो न्यूमेरिकल्स में ही जाने वाला है, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं टुमारो एट 11:30 AM शार्प ऑन यूट्यूब। मैं फिर से सभी को बता दूं, फर्स्ट 5 लेक्चर्स विल बी ऑन यूट्यूब, एंड उसके बाद जो है आपके क्लासेस जो है वो बैच में, पेड बैच के अंदर लिए जाएंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनको एक बार ब्रोशर फटाफट शो कर देता हूँ ताकि उनको भी आइडिया लग जाए। और हमने लाइव चैट में लिंक डाली हुई है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो तुरंत। एनरोलमेंट इज वेरी इजी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया? क्या एनरोलमेंट का प्रोसेस आसान है? क्या आराम से आप लोग एनरोलमेंट कर पाए ना? तो सिर्फ 999 आपको पे करना है और अल्टीमेट सी में लॉग इन करके बढ़िया से आप एनरोलमेंट कर लो। आपको इसके बहुत एडवांटेज है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या एडवांटेजेस है। तो देखो भाई, 1 अक्टूबर से हमने बैच चालू करी है। ये फाउंडेशन के एग्जाम के बाद शुरू हुई है और फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले खत्म हो जाएगी। इस बैच में हम आपको एक हेड स्टार्ट देंगे इंटरमीडिएट के कुछ सब्जेक्ट्स का। जैसे कि अभी हम ग्रुप 2 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर बैच आएगी उसमें ग्रुप 2 लाइव पहले होगा। फायदा आपको ये है कि आप 999 में इस बैच को ज्वाइन करके 15 दिन का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो गेन करोगे, पर इसके साथ यू कैन गेट द मैसिव सेविंग्स ऑफ अराउंड 6,000 रुपीज। कैसे सर? देखो, जो इंटरमीडिएट का रेगुलर बैच आता है वो 48,000 का आने वाला है, लेकिन अगर आप 999 में अभी अर्ली बर्ड को एनरोल कर देते हो तो उस समय आप एलिजिबल हो जाओगे उस बैच को केवल 38,000 में परचेज करने का। इसके ऊपर वो जो 38,000 में आप करोगे ना, उसमें भी 999 माइनस हो जाएगा। मतलब ये जो 999 दिया ये कॉस्ट है ही नहीं, ये तो बाद में जाके सेट ऑफ होने वाला है। यस, इट इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन फीस दैट विल ऑल्सो बी सेट ऑफ, तो वो आपकी कॉस्ट है ही नहीं। दूसरा, अगर आप मान लो इनकेस अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं भी कर पाते हो तो आप हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस को ओल्ड प्राइजेस पर ले सकते हो और वहां भी ये 999 सेट ऑफ कर सकते हो। सर मुझे मान लो मैं नहीं क्लियर हुआ और मुझे फास्ट ट्रैक भी नहीं लेना, कोई बात नहीं, बाद में जब आप इंटरमीडिएट में आओगे या फाउंडेशन क्लियर करोगे और आपको कुछ लेना है तो आप ये 999 को कभी भी यूज कर सकते हो। मतलब ये 999 आपका कभी भी यूटिलाइज हो सकता है। अभी जो टाइम टेबल हमारा चल रहा है ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट्स का, कॉस्टिंग 11:30 से 1 PM और 2:30 PM से 4 PM FMSM, 4:15 से 5:15 ऑडिट। अच्छा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दूं, हेल्पलाइन का, अल्टीमेट सी की वेबसाइट पर हर जगह आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी बॉटम में आप देखोगे तो लिखा हुआ है
आप जाओगे, टीम आपको आराम से फ़ोन में समझा के पूरा आराम से प्रोसेस बता देगी, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी कंडीशंस तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। मिलते हैं हम लोग कल 11:30 बजे लाइव, सी।